स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 12वीं फिजिक्स में विवर्तन। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। विवर्तन क्या होता है? जिस प्रकार हमने पिछली कक्षाओं में व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था, जब दो प्रकाश तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती है व्यतिकरण की घटना होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। विवर्तन की परिभाषा यह है कि तरंगों को किनारे पर मुड़ना। जब कोई प्रकाश तरंगे किसी तीक्ष्ण किनारों पर जब पड़ती है, किसी तीक्ष्ण किनारों के जैसे प्रकाश में पड़ी, तो सतह से मुड़ना और थोड़ा सा मतलब मुड़ के वो प्रकाश का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? व्यतिकरण की घटना कहलाता है। ठीक है, ऐसा समझ में। व्यतिकरण का अगर एक स्पष्ट रूप से परिभाषा देखा जाए तो ये इसकी परिभाषा यह है कि अवरोधों और द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश के मुड़ने और ज्यामितीय छाया में उस प्रकाश का प्रवेश करने की परिघटना को हम विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अवरोधों और जो है द्वारकों के तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का मुड़ना और ज्यामितीय छाया में उस प्रकाश का प्रवेश करना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। इसके लिए मैं दो प्रयोग आपको दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक ऐसा हमारा सोर्स है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणें जा रही है और उसके लिए जाने के लिए एक मार्ग है, उसकी चौड़ाई है AB। ठीक है, तो प्रकाश किरणें जो होंगी कहाँ तक जाएंगी? बिंदु A' पे जाएंगे और बिंदु B' पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है, या हम ये ऐसा समझेंगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा? छाया भाग रहेगा, अंधकारयुक्त, क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ पे आपतित हो रही है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। प्रकाश किरणें जो है इन हिस्सों पे भी हल्का सा मुड़ के इन जो ज्यामितीय छाया वाला भाग है उसमें भी प्रकाश हल्का सा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार का एक अवरोध लेते हैं, ठीक है, अवरोध लेते हैं, A भी एक अवरोध है, प्रकाश किरणें इस अवरोध को भी बाहर इधर जाएगा और इस हिस्सा में प्रकाश फैल जाएगा, और यहाँ से अगर जाएगा तो इस हिस्से में प्रकाश फैलेगा। तो व्यवहार में क्या होना चाहिए? इस हिस्से में ये पूरा जो हिस्सा है ये अंधकारयुक्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब प्रकाश का अध्ययन किया गया तो इस जो छायांकित भाग है, ये जो छाया वाला भाग है, उसमें भी प्रकाश जो है आंशिक रूप से दिखाई देता है, मतलब वो तीक्ष्ण किरणों पे मुड़ता है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। विवर्तन के प्रकार। विवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। विवर्तन जो है दो प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक पहला है फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन, ठीक है। दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, केवल हम दो विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। एक है फ्राउनहोफर विवर्तन और एक है फ्रेनेल विवर्तन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन क्या है? इस प्रकार के विवर्तन में जो है प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों के अवरोधों में जो है और पर्दा दोनों अवरोध से सीमित दूरी पे होते हैं। मतलब फ्रेनेल विवर्तन में क्या होगा? जो प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच का जो अवरोध है वो सीमित रहेगा। ठीक है, सीमित दूरी पे। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रेनेल विवर्तन कहलाएंगे। ठीक है, अतः जो आपतित तरंगाग्र, फ्रेनेल विवर्तन में जो आपतित तरंगाग्र गोली तरंगाग्र या फिर बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। तरंगाग्र के बारे में मैंने जब अध्याय 10 को स्टार्टिंग जब किया था तब भी मैंने बताया था कि गोली तरंगाग्र क्या है, समतल तरंगाग्र क्या है और क्या है बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, इसका एक उदाहरण है रिजू कोर द्वारा प्राप्त विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन या फ्राउनहोफर विवर्तन जो है फ्रेनेल विवर्तन का जस्ट विलोम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच का जो अवरोध है असीमित दूरी का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? असीमित दूरी पे होता है। कौन? प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो जो है असीमित रहता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं विवर्तन के पश्चात। विवर्तन में केवल आपको इतना ही पढ़ना है सिलेबस में, क्योंकि विवर्तन के बारे में केवल परिभाषा ही पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बड़े व्यंजकों में तो हम पढ़ चुके, यहाँ तक था और व्यतिकरण की घटना। अब हम छोटे छोटे अन्य प्रश्नों में आते हैं। एक प्रश्न है किसी प्रकाशित यंत्रों की विभेदन क्षमता
ये है अगला टॉपिक है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। ठीक है, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता क्या है? विभेदन क्षमता से हम क्या समझते हैं? अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो एक ऐसी क्षमता जो दो वस्तुओं को अलग अलग कर सके, है ना, या दो बिंदुओं को अलग करे, विभेदित करे, या एक वस्तु तो दोनों को अलग कर सके, इस प्रकार से वो विभेदन। ठीक है, तो कहते हैं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं का जो है प्रतिबिंब को पृथक पृथक करने की जो क्षमता होती है उसको हम विभेदन क्षमता कहते हैं। किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अगर दो वस्तुएं हैं पास पास में हैं और उसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो उस प्रतिबिंब को अगर दूर दूर दिखाए तो उसकी क्या कहलाएगा? विभेदन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, पास पास रखी दो वस्तुओं के प्रतिबिंब को पृथक बनाने की प्रत्येक प्रकाशिक यंत्र की सीमा होती है। हर एक प्रकाशिक यंत्र का क्या होता है? अलग अलग दिखाने के दो पास पास बिंदु, उसकी एक सीमा होती है। इस सीमा से कम दूरी पर स्थित दो वस्तुओं के प्रतिबिंब एक दूसरे पर अतिव्यापित हो जाते हैं, एकदम ज्यादा पास में रहेंगे और किसी यंत्र के द्वारा दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हमारी आंख की अगर हम बात करते हैं, हमारी भी आंख एक तरह से प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, लेकिन जैसे कि इस दूरी को हम देख सकते हैं क्या? अलग अलग करके नहीं देख सकते। ठीक, एक निश्चित दूरी हमारी आंख की जो भी प्रकाशिक है उसकी सीमा है कि हमें इसमें जो है 1 मिलीमीटर का दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच। अगर देखा जाए डार्क और ये बिना डार्क वाले बिंदुओं के बीच में, तो ये क्या है? 1 मिलीमीटर है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। ये क्या है? एक सीमा होती है, ठीक, एक क्षमता होती है। ठीक है, तो ये है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा। ठीक है, प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा की बात करते हैं। प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा क्या है? दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी को जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा। ठीक है, विभेदन सीमा क्या है? कि दो वस्तु एकदम नजदीक होंगे लेकिन किसी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा उन्हें दूर दूर दिखाया जाए, या उनकी एक क्षमता है जिसके वजह से वो दूर दूर दिखाया जाएगा, वो क्या कहलाता है? विभेदन सीमा कहते हैं किसी प्रकाशिक यंत्र की। ठीक है, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता जो है प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विभेदन क्षमता बराबर 1/विभेदन सीमा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता बराबर हो जाएगा 1/विभेदन सीमा। ठीक है, इसको समझ गए? देख लो एक बार अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं, अब जो हम दो प्रकार के यंत्रों के प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़े थे, एक था दूरदर्शी और एक क्या था? सूक्ष्मदर्शी। तो हम सबसे पहले दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगा? हम बात करेंगे दूरदर्शक की विभेदन या दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। ठीक है, हम प्रकाशिक यंत्र के जो भी दूरदर्शक जो है प्रकाशिक यंत्र उसकी विभेदन क्षमता की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी दूरदर्शक की विभेदन सीमा उस न्यूनतम कोण के बराबर होता है। किसी दूरदर्शी की विभेदन सीमा जो है उस न्यूनतम कोण के बराबर होता है जिससे दो दूरस्थ पिंडें जो हैं जिनके प्रतिबिंब दूरदर्शक द्वारा पृथक पृथक दिखाया जा सकता है, अभिदर्शक पर अंतरित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कुछ दो पिंडे हैं जो हमसे काफी दूर पे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हमारी आंख है, यहाँ से दो पिंडे जो हैं बहुत दूर पे हैं इस प्रकार से, लेकिन जब हम इसको देखेंगे इन दोनों पिंडों को तो हमें क्या दिखाई देगा? दोनों जो होगा पास में दिखाई देगा। ठीक है, एक ही जगह में वो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ऐसा एक प्रकाशिक यंत्र जिससे वो बताएगा कि ये दोनों एक जगह पे नहीं है, दोनों अलग अलग दूरी पे स्थित है, तो क्या होगा? उस प्रकाशिक यंत्र की या फिर उस दूरदर्शक की क्या बोलेंगे? विभेदन क्षमता कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? विभेदन सीमा के विक्रम को दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं। एरी के अनुसार दूरदर्शक की विभेदन सीमा जो है, दूरदर्शक की विभेदन सीमा, सबसे पहले हम दूरदर्शक की विभेदन सीमा की बात करते हैं। दूरदर्शक की विभेदन सीमा क्या है? डी थीटा बराबर में 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, ये है दूरदर्शन की विभेदन सीमा। तो दूरदर्शक की विभेदन क्षमता क्या हो जाएगा, अर्थात विभेदन क्षमता का फार्मूला क्या हो जाएगा? विभेदन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा आरपी बराबर में डी थीटा। ठीक है, या फिर आरपी बराबर में क्या हो जाएगा, डी थीटा का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा, डी अपॉन में 1.22 लैम्डा। ठीक है, ये क्या है, किसी दूरदर्शक की विभेदन क्षमता का फार्मूला है। जहां डी क्या है भाई, जहां डी है अभिदृश्यक का द्वारा, अभिदृश्यक का द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जहाँ पे आरपी क्या है, वो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है। ठीक है, दो अगर अलग दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी है। ये है अभिदृश्यक के बारे में। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए अब हम आगे बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है, दो समीपवर्ती वस्तुओं की वह बीच की जो न्यूनतम दूरी जिसके द्वारा हम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दोनों वस्तुएं जो क्या होंगे, पृथक पृथक दिखाई दे सके, उसको हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहेंगे। और इसके विक्रम को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन सीमा का फॉर्मूला है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला होता है वो है डी मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन में 2 म्यू साइन बीटा। ठीक है, या फिर हम विभेदन क्षमता की बात करें, विभेदन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होगा। विभेदन क्षमता आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 2 म्यू साइन बीटा अपॉन में 1.22 लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जहाँ हम बता देंगे भाई क्या है, लैम्डा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, लैम्डा जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, म्यू जो है माध्यम का अपवर्तनांक, ये हो गया माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। उसके बाद है बीटा। बीटा क्या है, ये हो गया। बीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपतित होने वाले प्रकाश का अर्ध शीर्ष कोण। आपतित प्रकाश का अर्ध शीर्ष कोण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का जो है ध्रुवण। प्रकाश की ध्रुवण की घटना से संबंधित घटना जो है, सर्वप्रथम जो है प्रकाश से संबंधित जो व्यतिकरण और विवर्तन की घटना जो है प्रकाश तरंगों से पुष्टि की जा सकती है, किंतु ये बताने में असमर्थ है कि प्रकाश तरंगे तो हैं लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, तो इस
इसकी पुष्टि करने के लिए सबसे पहले हाइगेंस ने माना कि अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है। हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे, किंतु प्रकाश के द्वारा ध्रुवण की घटना भी प्रदर्शित किया गया। तो यह मान के चला गया कि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और बाद में इसकी खोज हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण में अध्रुवित तरंगे। अध्रुवित तरंगे क्या होंगे? अध्रुवित तरंग उस तरंग को कहेंगे जिसके कंपन जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा के चारों ओर होगा। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश सोर्स है ये इस प्रकार से। ठीक है, ये प्रकाश सोर्स है, यहाँ से जो प्रकाश तरंगे इस प्रकार से निकल रही है। तो जो प्रकाश तरंगों का जो कंपन होगा वो कैसे होगा? सभी दिशाओं में, मतलब इस दिशा में भी, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। मतलब वो प्रकाश जब निकलेगा तो चारों ओर फैलते हुए, सभी अक्षों में फैलते हुए वो बाहर आएगा। इसको हम बोलेंगे अध्रुवित तरंगे। ठीक है, उसके बाद है ध्रुवित तरंगे। ध्रुवित तरंगों की परिभाषा क्या है भाई? उस तरंग को ध्रुवित तरंग कहते हैं जिसके कंपन जो होंगे तरंग संचरण के दिशा के लंबवत एक विशेष दिशा में, तब में किसी विशेष दिशा में सीमित होंगे। मतलब जब प्रकाश तरंगे जो है निकलेंगी इस प्रकार से, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है यहाँ से, तो ये लंबवत है, तो प्रकाश तरंगे जो होंगे केवल इस जो है तरंग संचरण की लंबवत दिशा में, ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है, तो ये वाई अक्ष की दिशा में ही क्या होंगे? संचरित होंगे, मतलब फैलेंगे, केवल एक दिशा में, विशेष दिशा में फैलेंगे और आगे बढ़ेंगे, सभी दिशाओं में फैलेंगे नहीं। इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का जो क्या है ये, सॉरी, इसे हम ध्रुवित प्रकाश कहेंगे, और ये जो रहेगा अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये है अध्रुवित और ये है ध्रुवित। ठीक है, आया समझ में? ये छोटा सा है, अब आगे देखेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हम अभी बात किए थे अध्रुवित तरंग और ध्रुवित तरंग, उसी प्रकार है अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होगा? ये सबसे पहले हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या होगा? उस प्रकाश को जिसमें विद्युत सदिश के जो कंपन है प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में फैलकर, या चारों जो फैलकर, जैसे इस प्रकार से फैलकर जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश के लिए जैसे कि एक बिंदु सोर्स है, तो प्रकाश की किरणें कैसे होगी? इस प्रकार से सभी दिशाओं में फैलते हुए निकलेंगे। ठीक है, ये हो गए प्रकाश तरंगे। तो इनके लिए हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? ये जो है मान लेते हैं कागज के तल के लंबवत, कागज के प्रकाश संचरण जो हो रहा है कागज के तल के अनुदिश जो है इन दो रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो है कागज के तल में क्या हो रही है? प्रकाश तरंगे फैल रही हैं, तथा जो बिंदु के रूप में जो है वो जो है प्रकाश तरंग जो है कागज के तल के लंबवत पथ इस प्रकार से ऐसा जो बाहर निकला हुआ है ये प्रकाश को बता रहा है। ये क्या कहलाएगा? अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ये जो है अध्रुवित प्रकाश ये होगी। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा? उस प्रकाश को जिसमें जो है विद्युत के जो सदिश कंपन है तरंग संचरण के लंबवत दिशा में एक विशेष दिशा में है, तरंग संचरण के लंबवत तल के एक विशेष दिशा में क्या होंगे? फैलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या होगा? इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कागज के तल के अनुदिश जो है एक प्रकाश क्या होगा? इस प्रकार से केवल फैला रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से केवल एक विशेष दिशा में ही फैला है कागज के तल में, ये हो गया क्या है? ध्रुवित प्रकाश है। या फिर हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से केवल बिंदुकित रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, ये जो है ये बता रहा है कि कागज के तल के लंबवत तल में प्रकाश तरंगे फैल रही है, और ये कागज के तल के अनुदिश जो है तरंग संचरण में कागज के तल के अनुदिश ऊपर और नीचे जो है द्विध्रुव रेखाओं के द्वारा ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो है ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, ध्रुवित प्रकाश यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये है अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश। अब हम आगे बात करेंगे, अर्थात अब हम जो प्रकाश का ध्रुवण को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश तरंग जो है उसके तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, ठीक है, उसके तरंग संचरण के लंबवत चारों सममिति की कमी, सममिति मतलब सिमेट्री की जो कमी को प्रदर्शित करना ही क्या है? इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए आगे इतना ही, आज के लिए इतना ही, आगे मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, हमने
हमने प्रकाश का जो ध्रुवण की घटना के बारे में पढ़े थे। अब ये ध्रुवित प्रकाश उत्पत्ति कैसे होता है या इनकी उत्पत्ति हम करते कैसे हैं। तो ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति करने की 5 विधियां हैं। एक है परावर्तन विधि, अपवर्तन विधि, द्विअपवर्तन या फिर प्रकीर्णन या फिर द्विवर्णता। तो 12वीं फिजिक्स में अभी हमारा सिलेबस में है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है। तो केवल हम इस घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण की घटना सर्वप्रथम मेलस नामक वैज्ञानिक ने बताया। उन्होंने पाया कि जब कोई प्रकाश किरणें जो हैं पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो प्रकाश जो होगा समतल ध्रुवित हो जाता है, आंशिक रूप से समतल ध्रुवित। कहने का मतलब जब एक अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पे आपतित होता है, इस प्रकार से कोई समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो आंशिक रूप से क्या हो जाता है, परावर्तित भी होगा और अपवर्तित होगा। जैसे कांच में होता है, कांच के सामने में आप जब खड़े होते हैं तो आप जो है दूसरे साइड से दिखाई भी दोगे तथा आपका हल्का सा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। वही क्या है, प्रकाश का ध्रुवण की घटना है, ठीक है। ये है, तो इस प्रकार से परावर्तित होता है, अब अपवर्तित होता है। तो अब आपतन तल के नंबर, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश के लिए जो होते हैं आपतित होते हैं तो आपतन तल के जो लंबवत प्रकाश के कंपन के जो घटक हैं वो जो अधिकतम होते हैं, जबकि प्रकाश तल के अनुदिश जो कंपन करने वाले घटक होते हैं प्रकाश के, उनका मान न्यूनतम होता है। सन 1811 में बूस्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रकाश की ध्रुवण संबंधित घटना का विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ध्रुवण कोण का मान आपतन कोण पे डिपेंड करता है। जो प्रकाश किरणें जो यहाँ पे आपतित होती हैं उस पे डिपेंड करता है ध्रुवण कोण का मान, ठीक है। तो ये ध्रुवण कोण का मान आपतन कोण पे निर्भर करता है, ये बूस्टर ने बताया था। उनके अनुसार आपतन कोण के मान को बढ़ाने पे ध्रुवण, जो प्रकाश का जो ध्रुवण होता है वो बढ़ते जाता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, जिसके लिए जो है प्रकाश पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर जब प्रकाश जो होंगे परावर्तित होते हैं वो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, समतल ध्रुवित हो जाते हैं, पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाते हैं। तो इस कोण को, तो आपतन कोण का ऐसा मान जिसके लिए परावर्तित किरणें जो होते हैं समतल ध्रुवित हो जाती हैं, उसे जो है हम ब्रूस्टर कोण कहते हैं, जिसे IB से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिसे हम एक ब्रूस्टर कोण कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर कोण, ठीक है। आया समझ में। ब्रूस्टर कोण का मान जो है पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये जो ब्रूस्टर कोण जो होता है वो जो होगा, जो भी परावर्तक पृष्ठ रहेगा, ये पारदर्शी पृष्ठ है, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम पारदर्शी जो पृष्ठ है, अगर वो कांच है, ये जो पारदर्शी पृष्ठ है कांच, इसके लिए ब्रूस्टर कोण का मान जो होगा 57 होगा, अर्थात कांच के लिए IB का मान 57 डिग्री होता है और जल के लिए IB का मान जो होता है वो होता है 53 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखना। आया समझ में। ये है ब्रूस्टर कोण। अब हम बात करेंगे ब्रूस्टर की। ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने ध्रुवण से संबंधित विस्तृत अध्ययन किया था 1811 में। उन्होंने एक नियम दिया था, इसके अनुसार क्या है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, जिसमें ध्रुवण की घटना होगा, जिसमें माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा उसके ब्रूस्टर कोण की स्पर्शा के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है म्यू बराबर हो जाएगा 10IB, ये है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक जो है, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक ब्रूस्टर कोण के स्पर्शा के बराबर होगा, अर्थात म्यू बराबर हम 10IB सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये एक नियम है। तो इसके लिए हम इस मतलब अब ब्रूस्टर का नियम की हमें उत्पत्ति करना है। इसके लिए क्या मान लेते हैं कि एक आपतित किरण है, ठीक है, एक आपतित अध्रुवित किरण है, ये जो है अध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। ये जो है किसी परावर्तक पृष्ठ या फिर एक परावर्तक पृष्ठ क्या है, Mn है, या एक पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ Mn है जिस पे आपतित हो रहा है। तो प्रकाश किरणें क्या होंगे, आंशिक रूप से अपवर्तित भी होंगे। तो अपवर्तित किरणें जो है यहाँ पे जो है, ये भी जो क्या है, आपतित किरण, ठीक है, और BC जो है परावर्तित किरण
और BD जो है अपवर्ती। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मतलब जब AB जो किरणें जो हैं जब एक पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होते हैं तो आंशिक रूप से उसका अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब अध्रुवित प्रकाश जो है जब किसी सतह पे पारदर्शी सतह पे आपतित होगा तो ये जो किरणें जो हैं, ठीक है, जो क्या है तरंग संचरण के तल के अनुदिश जो घटक है आंशिक रूप से क्या है ध्रुवित है और ये पूर्ण रूप से क्या है पूर्णतः ध्रुवित है, जिसमें जो है प्रकाश तरंगों का जो संचरण जो है प्रकाश तरंग के संचरण के लंबवत दिशा के जो कंपन है वो क्या है डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या है, ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश जो है पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो ध्रुवण कोण पर जब जो ऐसा बोलना चाहिए, ब्रूस्टर का एक नियम है जिनके अनुसार जब पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ पर जो प्रकाश किरणें जो है आपतित होती हैं ध्रुवण कोण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं। कहने का मतलब है ये जो हमारा परावर्तित प्रकाश है कौन BC परावर्तित प्रकाश है और ये क्या है अपवर्तित प्रकाश BD, ये जो होंगे परस्पर क्या होते हैं लंबवत, मतलब दोनों के बीच क्या है 90 अंश का कोण बनता है। ये जो है ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, तो इसके अनुसार से क्या होगा तब चित्र में कोण NBC प्लस कोण NBD का मान क्या होता है 90। ये जो है ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, ये वाला कोण NBC और NBD इनका जो योग होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, और आगे हल करते हैं, इसको आगे हल करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ एक यहाँ पे कोण है, मान लेते हैं ये जो है P है और ये Q है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोण PBN, कौन सा कोण ये PBN, ये कितना है 90 अंश है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है PBN जो है PBC। ठीक है, PBC और NBC बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये जो है ये वाला जो कोण है बड़ा सा ही लंबवत है, ये दो भागों से मिलकर बना है PBC और एक NBC, लेकिन इसका मान कितना है IB ध्रुवण कोण प्लस कोण NBC बराबर कितना हो जाएगा 90, या कोण NBC बराबर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस IB लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं नीचे वाले में कोण QBN में, QBN ये किसके बराबर है, ये भी 90 अंश है। देखो QBN यहाँ पे पूरा 90 अंश बना हुआ है, ये किससे किससे बना हुआ है QBD। ठीक है, QBD प्लस NBD बराबर 90। ठीक है, ये हो गया, ये दो QBD और NBD से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और QBD ये क्या है अपवर्तन कोण R है, ये क्या है R है प्लस NBD बराबर 90, या फिर हम बोल सकते हैं NBD बराबर 90 माइनस R। अब इन मानों को NBD और NBC का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो सकता है, हम रखेंगे 90 माइनस IB प्लस 90 माइनस R बराबर में है 90। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं ये 90 और इस 90 को रहने देते हैं और इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा IB प्लस R, ये और ये कट गया, अर्थात IB प्लस R बराबर कितना हो जाएगा 90। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, या फिर R बराबर हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस IB। अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से, अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से। ठीक है, नहीं दिख रहा है, अब हम जानते हैं कि स्नेल का नियम क्या बोलते हैं
किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या रख लेंगे, r का मान रखेंगे, म्यू बराबर हो जाएगा sin IB अपॉन में sin 90 माइनस IB, ठीक है। हमने r का मान रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू बराबर sin IB अपॉन में cos IB, ठीक है। क्योंकि sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब sin बटा cos क्या होगा, tan, तो म्यू बराबर हो जाएगा tan IB। ये हो जाएगा ब्रूस्टर का नियम की उत्पत्ति, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न ये है, आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ध्रुवण कोण पर आपतन की स्थिति में, क्या है, ध्रुवण कोण पर आपतन की स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण जो होंगे परस्पर लंबवत होंगे। अर्थात जो अगर हम इस चित्र की बात करते हैं कि ए बी जो है आपतित किरण है, बी सी जो परावर्तित किरण है और बी डी क्या है अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो बी सी किरण है परावर्तित किरण और बी डी किरण है अपवर्तित किरण, ये परस्पर लंबवत होते हैं, अर्थात इनके बीच का कोण 90 अंश का होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ब्रूस्टर के नियम के अलावा ये एक प्रश्न है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि म्यू अपवर्तनांक एक पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ है जहाँ पे आपतित हो रहे किरणें, ठीक है। तब स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से म्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, sin IB अपॉन sin R, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, स्नेल का नियम, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 देते हैं। किंतु ब्रूस्टर का नियम क्या बोलता है, ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर का नियम ये बोलता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक जो है ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। तो यहाँ से म्यू बराबर क्या होगा, tan IB, ठीक है। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों के लेफ्ट साइड में क्या है, म्यू है, तो राइट साइड बराबर हो जाएंगे, अर्थात sin IB अपॉन sin R जो है tan IB के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin IB अपॉन sin R बराबर, इसको क्या लिखा जा सकता है, sin IB अपॉन में cos IB, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। tan को हम sin बटा cos लिख सकते हैं। यहाँ देखिए sin और sin कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा sin R बराबर 1 बटा cos IB। अब दोनों के हरों को अंश में ले जाएंगे तो sin R बराबर हम लिख सकते हैं cos IB, या फिर sin R बराबर क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस IB, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। ये हम जानते हैं। यहाँ से sin sin कैंसिल हो जाएगा, r का मान मिलेगा 90 माइनस IB, या फिर IB प्लस r बराबर मिलेगा 90। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, IB को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो IB प्लस r बराबर क्या हो जाएगा 90। यहाँ तक के समझ में आया, ठीक है। देखिए अब चित्र से क्या है, IB का मान, IB का है यहाँ पे, IB का मान कितने के बराबर है, 90 माइनस ये क्या है, ये पूरा इतना 90 है, ठीक है। 90 माइनस NBC के बराबर होगा, तो हम IB के जगह लिखेंगे 90 माइनस कोण NBC। ब्रूस्टर के नियम में जस्ट अभी देखे थे उसी प्रकार ये 90 में से अगर मैं NBC को घटाऊंगा तो IB मिल सकता है। इसी प्रकार अगर हम R की बात करते हैं तो ये 90 माइनस NBD, ठीक है। R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे 90 से हम किसको घटाएंगे, इसको NBD को घटाएंगे तो R मिल जाएगा। इन मानों को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे, चाहोगे तो इसको समीकरण 3 दे देंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तो IB का मान कितना रखेंगे, IB का मान रखेंगे 90 माइनस NBC और प्लस में R का मान रखेंगे 90 माइनस
एन बी डी, ठीक है। पूरे के बराबर में कितना है 90, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अब देखिए इस 90 को इधर पक्षांतर करेंगे एन बी सी और एन बी डी को उधर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस में 90 बराबर में एन बी सी प्लस एन बी डी, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, अर्थात एन बी सी प्लस एन बी डी बराबर में हम कितना लिख सकते हैं 90, ठीक है। चित्र से एन बी सी प्लस एन बी डी किसके बराबर है, देखिए चित्र में क्या है एन बी सी और एन बी डी, ये छोटा कोण और ये छोटा, दोनों मिलके हैं क्या बना सकते हैं सी बी डी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं सी बी डी, अर्थात सी बी डी बराबर कितना हो जाएगा 90, क्योंकि कोण एन बी सी और एन बी डी कितना था 90 था, ये आपस में बराबर हुए, अतः कोण सी बी डी बराबर हम 90 लिख सकते हैं। तो यही क्या है सी बी डी क्या है, सी बी या बी सी क्या है परावर्तित किरणें हैं, और क्या है बी डी जो है अपवर्तित किरणें। तो हम बोल सकते हैं कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणों के बीच क्या है 90 डिग्री, अर्थात अपवर्तित किरणें और परावर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। ये हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे अध्याय 11, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया।